जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 7 त्रिभुज। होता तो आसान है ये, बट बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करता है। क्योंकि है क्या ना, जो चीजें इसमें बेसिक बातें होती हैं बच्चा ध्यान नहीं देता। बस बच्चों को तो आंसर से मतलब होता है। तो हम पहले टर्मिनोलॉजी सीखेंगे कि त्रिभुज की मीनिंग क्या है, सर्वांग क्षमता क्या होता है। जब इन सब चीजों को हम लोग जान लेंगे अच्छे से तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनता है। तो ये जो वीडियो होने वाला है आज, इसमें हम केवल परिचय देखेंगे और परिचय के साथ साथ कुछ उदाहरण लेंगे, हमारे दैनिक जीवन का उदाहरण लेंगे, जिससे हम लोग चीज़ों को बहुत आसान और बहुत जल्दी रिलेट कर पाएँ। तो पहले हम त्रिभुज की परिभाषा पे आते हैं। त्रिभुज जिसे बोलते हैं ट्राइंगल। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? तो पहले त्रि वर्ड आ रहा है, तो त्रि वर्ड आ रहा है, इसका मतलब तीन होता है। ट्राई थ्री हो जाएगा। तो त्रिभुज का मतलब त्रि यानी तीन, भुज मतलब भुजा, जिसकी तीन भुजा हो, त्रिभुज। तो त्रि का मतलब हो गया तीन और भुज का मतलब भुजा, थ्री साइड। ट्राइंगल ना यहाँ पे लिखा गया ट्राई एंगल्स, तो इसमें बोलते हैं ट्राई मतलब थ्री, एंगल मतलब कोण, तीन एंगल वाला, तीन कोण वाला। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसकी परिभाषा के रूप में क्या बोला है? तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति एक त्रिभुज कहलाता है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति। तो मैं देख क्या रहा हूं, हमारे पास तीन प्रतिच्छेदी रेखा है। पहला पी क्यू ऐसे जा रहा है, ये पी क्यू है। दूसरा आर एस ये जा रहा, तीसरा एक्स वाई, ये तीनों एक दूसरे को तीन बिंदु पे काट रहे हैं। पहले अगर मैं पी क्यू और आर एस की बात करूं तो दोनों को बिंदु ए पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं। फिर उसके बाद पी क्यू और एक्स वाई की बात करूं तो बिंदु बी पे काट रहे हैं। ऐसे अगर मैं एक्स वाई और आर एस की बात करूं तो ये दोनों एक दूसरे को बिंदु सी पर काट रहे हैं, तीन बिंदु पे काट रहे हैं। तो कटने के बाद जो हमारा बीच वाली बंद आकृति बन रहा है, इसी को त्रिभुज बोलते हैं। परिभाषा के रूप में वही लिखा गया, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई बंद आकृति त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज का नाम क्या होगा, लिखेंगे कैसे? ट्राइंगल ए बी सी। क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी। इस त्रिभुज को प्रदर्शित करने के लिए साइन लगाया जाता है त्रिभुज का ऐसा, और उसके बाद जो इसका शीर्ष है उसका नाम। अब आता है कि इसमें होता क्या क्या है। जैसे त्रि का मतलब तीन हो गया, भुज का मतलब भुजा हो गया। तो अब इनसे कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हमें जानना है, कैसे आगे पढ़ना है, एकदम बेसिक से। कैसे? पहला लिखा गया ए बी, यानी इसकी तीन भुजा होती हैं। भाई यहाँ तो लिखा गया तीन भुजा होती हैं, तो तीनों भुजा को लिखेंगे कैसे? तो जैसे मैं यहाँ बोलूँ ए बी, तो आपको दिख रहा होगा फिगर में ए बी, यहाँ से ए बी। तो ए बी का मतलब इस भुजा की बात कर रहे हैं, तो ए बी लिखो या बी ये लिखो। भाई तुम ए से बी बोलो या बी से ए बोलो, ए से बी तो इधर चलेंगे, बी से ए बोलेंगे तो इधर चलेंगे। तो दोनों का सेम बात होगा, इसी भुजा की बात होगा। यही चीज ध्यान रखना है। जब भी आपको बोले बी ए, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, बी ए सही होता है कि ए बी सही होता है? भैया दोनों सही है, चाहे तुम बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, तुम बात अल्टीमेटली इसी भुजा की करोगे, इसी साइड की करोगे। ऐसे बी सी, तो बी सी कौन सी भुजा होगी? इधर वाली। तीसरी ए सी, तो ए सी बोलो या सी ए बोलो, बी सी बोलो या सी बी बोलो, दोनों का सेम मतलब है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। तो हमें क्या ध्यान रखना है, तीन भुजा होता है, तो पहली भुजा ए बी होगा, दूसरी भुजा बी सी होगा, तीसरी ए सी होगा। फिर क्या बोल रहा है? तीन कोण होते हैं, इसके तीन कोण होते हैं। तो कोण को लिखने का बहुत से तरीका होता है। पहला तरीका क्या, केवल कोण कोण का नाम अलग अलग लिख दो। पहले ऐसा कोण ए, तो ये कोण ए हो गया, कोण ए हो गया। फिर कोण बी लिखा है, तो ये कोण बी हो गया। कोण सी, तो ये कोण सी हो गया। तो तीन कोण हो गया। लेकिन अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी को अलग तरीके से लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? तो अगर अलग तरीके से लिखना चाहेंगे तो जिस कोण की बात होगा वो बीच में रहेगा। जिस कोण की बात करेंगे, अगर मान लेता हूं मैं कोण ए की बात कर रहा हूं, तो उसको बीच में रखो। देखो यहाँ पे सी ए बी, तो यहाँ पे ए बीच में आ रहा है, तो शुरू किधर से कर रहे हैं? सी से। सी ए बी, सी ए बी जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कोण ए की बात करेगा। जिस कोण की बात करना होता है वो कोण बीच में होता है। फिर दूसरा क्या? बी ए सी। उसी को हम तीन टाइप से लिख सकते हैं, चाहे कोण ए लिखो, चाहे कोण सी ए बी लिखो, चाहे कोण बी ए सी लिखो। तीनों कोण ए को ही प्रदर्शित करते हैं। इतनी बड़ी बात है। तो कभी कभी अगर टीचर कहीं लिखता है कोण ए, तो बच्चा सोचता चलो ठीक है दिख रहा है, लेकिन कोण बी ए सी लिख देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। सर जी एक बार आप कोण ए लिखे थे, अब की बार कोण बी ए सी लिख रहे हैं, तो फर्क नहीं समझ में आ रहा है। तो फर्क नहीं समझ में आता क्योंकि वो गौर ही नहीं किया था कि दोनों का मतलब, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। कैसे? बी ए सी, तो बी ए सी
भैया क्या बताया, जिस कोण की बात करेंगे वो कोण बीच में रहेगा, बाकी तुम चाहे आगे शुरू करो चाहे पीछे शुरू करो, बीच में रखना होता है। ऐसे कोण बी ये दिख रहा है, अगर कोण बी दिख रहा है तो कोण बी की अगर बात करेंगे तो कोण बी को बीच में रखो, चाहे तुम सी से शुरू करो बी ए सी पे आओ, चाहे ए से शुरू करो बी ए सी पे जाओ, लेकिन बीच में कोण बी रहेगा। ऐसे कोण सी के बारे में आप खुद लिख सकते हैं, कोण सी बनेगा क्या, कोण सी इसको बीच में रखना है, तो कैसे रख पाएंगे, जब ए से शुरू करेंगे तो जाएगा कोण ए सी बी, भैया बीच में रखना था तो सी बीच में रहेगा तब ए सी बी आएगा, या फिर बी सी ए, बी सी ए, ये तीनों एक ही कोण की बात कर रहे हैं। तो हमें तीन चीजें देखना था, पहला चीज क्या देखे, इसकी तीन भुजा होती है, दिखा, फिर बोला तीन कोण होते हैं, ये भी दिखा, फिर तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, तो तीन शीर्ष भी होते हैं, शीर्ष ए, ये जो बिंदु दिख रहा है ये हमारा शीर्ष हो जाएगा त्रिभुज का, दूसरा बी, तीसरा सी, तो ये तीनों शीर्ष का नाम लिखा गया, तीन शीर्ष होते हैं। अब आते हैं जो हम लोग छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं लेकिन ध्यान ही नहीं है, क्या, सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग क्षमता का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, तो आम बोलचाल में आप समझ सकते हैं एक जैसा दिखना, आम बोलचाल में क्या बोल सकते हैं, एक जैसा दिखना, सर्वांग क्षमता, तो इसका मीनिंग यहाँ लिखा गया सभी प्रकार से बराबर, यानी सभी प्रकार से एक जैसा दिखे, ठीक। लेकिन परिभाषा की बात करें कि अगर आपको कहीं बताना हो भैया स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो आप क्या बोलेंगे, वे आकृतियां जिनके आकार और आमाप समान होते हैं, आमाप या माप मेजरमेंट, तो क्या बोला मैं, वे आकृतियां जिनके आकार, आकार मतलब एक जैसा दिखना, जैसे अगर एक गोल सा वृत्त बनना तो दूसरा गोल सा वृत्त बनेगा, जैसे अगर एक चतुर्भुज बनना तो दूसरा चतुर्भुज हिसाब से रहना चाहिए, तो वह आकार हो गया। आमाप मतलब मेजरमेंट, लंबाई चौड़ाई त्रिज्या ऊंचाई, ये सब क्या है तो उसे आमाप बोलते हैं या माप बोलते हैं, समान रहना चाहिए। तो हमेशा सर्वांगसम होने का दो ही कंडीशन है, रट लो, दिमाग में सेट कर लो, समझ लो, पहला तो आकार, दूसरा आमाप या माप, अगर ये दो चीज बराबर है, बराबर होना चाहिए, तभी दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं, नहीं तो नहीं। अब इसका एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे लिए हैं। पहला फोटो, आप जब भी अपने फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटो लगाते होंगे तो एक साथ कई फोटो निकलवाते हैं, देखते हैं सब फोटो जैसे दिखती है ना, अगर एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो रखते जाएंगे तो हर एक फोटो जैसा ही होता है, तो वो फोटो का जो साइज दिख रहा है, वो फोटो का जो आकृति दिख रहा है वो क्या है, समान है, आकार एक जैसा है, माप जितने बाई जितने का एक फोटो का उतने बाई उतने का उतना फोटो होता है। आप ये गौर किए होंगे, पासपोर्ट वाली साइज की फोटो की बात कर रहा हूँ मैं, तो एक जैसा होते तो दोनों जितने भी फोटो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। फिर चूड़ी, जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, आपकी सिस्टर पहनती होंगी, घर में मम्मी होंगी जो भी पहनते होंगे, या फिर आजकल ट्रेंड चलता है चुल्ला पहनने का, कंगन पहनने का, तो वो देखते हैं अगर ऐसे 4-5 कंगन या 4-5 चूड़ी एक जैसा रखा जाए तो क्या होगी, अगर चूड़ी की जो गोलाई है जिसे हम लोग बोलते हैं आकार, अगर वो समान है तो वो चूड़ियां क्या कहलाएंगी, सर्वांगसम कहलाएंगी। बहुत बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूँ। फिर एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड अगर आप देखे होंगे तो एटीएम कार्ड की साइज एकदम समान रहती है, एकदम एक जैसे। या फिर हम लोग ले सकते हैं रुपया, सिक्का लो, 1 रुपये का सिक्का लो, उसी सत्र का दूसरा सिक्का ले लो, या 100 रुपये का जो नया नोट आया है उसी जैसा एक दूसरा नोट ले आए, तो क्या हो जाएगा, रुपया जो हो जाएगा सर्वांगसम हो जाएगा। तो मैंने रुपया की बात किया, तो रुपया के लिए देखो नोट लेके आए, ये 200 रुपये का नोट है, अगर एक नोट दूसरे के ऊपर रखेंगे तो दिखेगा नहीं, पिछला नोट दिख रहा है नहीं, लेकिन है तो दो, तो दोनों नोट का आकृति क्या है, तो दोनों नोट में दो चीज कॉमन दिख रहा है, पहला आकार, दोनों एक जैसे आकार के, फिर आमाप, इसकी चौड़ाई दूसरे वाले की चौड़ाई के बराबर है, लंबाई लंबाई के बराबर है, इस वजह से दोनों आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं। तो जितना एग्जाम्पल मैं लिया हूँ सब दैनिक जीवन का लिया हूँ, हमें इतना ध्यान देना है कि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना, तो उसी चीज को शॉर्ट फॉर्म में भी बोला है सभी प्रकार से बराबर, यानी जिधर से देखो उधर से बराबर दिखना चाहिए दोनों, तो क्या हो जाएगा, वो सर्वांगसम हो जाएगा। फिर इसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ होता है, भैया मैथ पढ़ रहे हैं ना, उपयोग जानेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैथ का मतलब फील करना, एक्चुअल में उसकी मीनिंग क्या चल रही वो तो जानो। तो है क्या दैनिक जीवन में उपयोग, पेन की रिफिल, अब तो लिखो फिको का जमाना चल रहा है तो लिखते हैं फेंक देते हैं, लेकिन रिफिल वाला पेन अगर आ रहा होगा, अगर आप यूज किए होंगे तो आप उसमें एक चीज को दिक्कत जरूर फेस करते होंगे,
कि जो पेन ले रहे हैं अगर उसकी रिफिल खत्म हुई और दूसरी रिफिल डालनी है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए था, दोनों रिफिल की साइज सेम होनी चाहिए कि नहीं, रिफिल छोटी बड़ी तो नहीं है, यानी पुराने रिफिल जैसे नई रिफिल रहेगी तभी उसमें सेट होगा, नहीं तो सेट नहीं होगा। हम लोग जब छोटे से रहते थे तो रिफिल का करते क्या थे, अगर रिफिल की साइज बड़ी होती तो उससे हम लोग कट कर देते थे, कट करने के बाद फिर लगाते थे। आप भी किए होंगे, या फिर आप नहीं किए होंगे तो आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति रहा होगा जब लिखो फिको पेन का ट्रेंड नहीं चल रहा था तो ऐसा किया होगा, आप पूछिएगा तो बताएंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता था, अगर रिफिल छोटी मिल जाती तो हम लोग पीछे ऊपर की तरफ कागज लगा देते थे, कागज फोल्ड करके लिखा देते थे जिससे उसकी आकार या हाइट समान हो जाती थी, तो जुआड़ू वाला काम होता था। लेकिन अगर कायदे से देखा जाए, पेन की रिफिल, पुरानी वाली रिफिल, नई वाली रिफिल अगर सर्वांगक्षम होंगी तो पेन में लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नई रिफिल को जब नई रिफिल लगाएंगे तो कोई दिक्कत ना आएगा, तब ये इतने बड़े लेवल पे यूज होता है, छोटा है लेकिन समझ में आएगा। दूसरा, फ्रिज जो हमारा होता है उसमें जो बर्फ वाला ट्रे होता है, तो जब बर्फ जमता है तो आप देखे होंगे कैसे बर्फ जमता है, या तो गोलाकृति का जमेगा या फिर ट्रायंगल शेप में जमेगा। लेकिन जब भी जमेगा तो जितने भी बर्फ रहेंगे सबका ऊंचाई, हाइट सब कुछ समान रहेगा, एक जैसा दिखते हैं। तो ये भी एक सेट है। या फिर अगर आप कभी अंडे की दुकान पे गए होंगे तो अंडे वाला ट्रे देखते होंगे, अंडे जब रखे जाते हैं तो जिस ट्रे में रखे जाते हैं उनकी जो गैपिंग है, जो उनका मॉडल बनाया गया वो भी एक जैसा बनाया गया है। तो ये सब दैनिक जीवन का एग्जाम्पल है। सर्वांग क्षमता हम लोग पढ़ रहे हैं आज, लेकिन यूज कब का कर चुके हैं, बस वही है कि हमें दिखाया नहीं गया, दिखाया गया लेकिन बताया नहीं गया है। जैसे अगर आपके घर पे खाने की थाली होगी, प्लेट होगा, चम्मच होगा, तो चम्मच एक जैसा लाते, जैसे चम्मच 12 पीस आया, वो 12 पीस एक जैसे दिख रहे हैं तो सब क्या है, सर्वांगक्षम आकृतियां। थाली आई, 2-3 थाली आई, अगर एक ही जैसी थाली है, सबका मॉडल भी सेम है, जो डिजाइनिंग बना है उस डिजाइनिंग के हिसाब से उसका आकार और गोलाई सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वांगक्षम आकृतियां। तो ये सर्वांगक्षम आकृतियां दैनिक जीवन के हो गए। तो अभी हम लोग केवल आकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जो हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे, नया लेक्चर आएंगे, तो वहां पर सर्वांगक्षमता का जो रूल पढ़ेंगे केवल ट्राइंगल के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही त्रिभुज है ना। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग ट्राइंगल की बात करेंगे, ट्राइंगल में सर्वांगक्षमता को कैसा रूल लगाएंगे। तो यह वीडियो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, भैया कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।